हेलो दोस्तों, शिक्षा साथी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्त, हम लोगों ने पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र एवं आवेश के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोगों ने स्थिर वैध विभव तथा धारिता के जितने भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको जानने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सारे भी जितने क्वेश्चन है वो किसी न किसी सत्र में किसी न किसी वर्ष में पूछा हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो 2013 में, 15 में, 16 में, 23 में पूछा हुआ है। दोस्त, अभी अभी मैंने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है उसका ऑब्जेक्टिव अपलोड किया है। अगर आप लोग चाहते हैं देखना तो आप लोग जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। और यदि आपका इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं विद आंसर। इसका आंसर भी मैं दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो ये आप लोग को मालूम होगा। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, वैसे इसका आंसर C हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटे छोटे 64 बूंदे कितने हैं, 64 बूंदे हैं। ये मिलकर क्या कर रहे हैं दोस्त, ये मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हो जाता है और इस बड़े बूंद की जो है धारिता पूछ रहा है। तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये 64 जो बूंदे हैं छोटे छोटे, इनकी जो आयतन होगा ये बड़े बूंद की आयतन के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसी से तो मिलकर बना है। उसकी आयतन तो चेंज नहीं हो जाएगा, उसकी जो क्वांटिटी है वो तो चेंज नहीं होगा ना। तो इसकी आयतन बराबर होगा। तो मैं इसको छोटे बूंद की आयतन लिख लेता हूँ। आयतन लिखने से पहले इसकी त्रिज्या को मैं r से स्मॉल r से लिखूँगा और बड़े बूंद की त्रिज्या को कैपिटल R से लिखूँगा। तो इसकी छोटे बूंद की आयतन क्या आ जाएगा, 64 गुने 4/3 पाई r क्यूब। क्यों 64 क्यों होगा, क्योंकि एक बूंद की जो आयतन है 4/3 पाई r क्यूब होगा। तो 64 बूंद हैं, जो 64 बूंद का आयतन हो जाएगा 64 गुने 4/3 पाई r क्यूब। ओके, गॉट इट। और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा बड़े बूंद की आयतन। बड़े बूंद कितना है, 1 है, तो 4/3 पाई r क्यूब। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि जो कटने लायक है उससे कटा देता हूँ, ठीक है। ये इक्वल का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर ये 4/3 से पाई ख़त्म और 4/3 से पाई ख़त्म, ये हो गया। यहाँ बचा 64 और यहाँ बचा r क्यूब। अब देखिए मुझे ये r का मान निकालना, ये कैपिटल R का मान निकालना है। तो जैसे वैसे ही लिख लेते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए कैसे था, यहाँ पर 64 था, यहाँ पर स्मॉल r था और यहाँ पर सिर्फ r क्यूब था, ठीक है। ऐसे था, हमें कैपिटल R निकालना था। ओके, हमें कैपिटल R निकालना था। तो R को क्या करेंगे, देखिए इस पर Q है तो ये क्या आएगा, ये घन में आ जाएगा, ऐसे रूट में आ जाएगा, ये हटा तो आ जाएगा। इसका जो क्यूब होता है 64 का 4 होता है और R एक बाहर निकल जाएगी, यानी R बराबर आ गया 4R। इतना आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा है। जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे 12th क्लास का, उस समय भी ये पूछा था, ठीक है। तो याद रखिएगा R का मान कितना निकल गया, R के मान आया 4R, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि C बराबर होता है, एक सेकंड दोस्तों, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू R, ठीक है। ये क्या है, ये धारिता है, जो गोलाकार होता है उसकी धारिता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा बड़ी बूंद की धारिता, ठीक है, बड़ी बूंद की धारिता, ठीक है। C लिख दिया, C डैश से इसको लिख रहा हूँ मैं। बड़ी बूंद की धारिता कितना हो जाएगा, बड़ी बूंद की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब इस R की जगह पर मैंने कहा, याद पाड़िए, मैंने कहा था 4R किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 4R किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इस R की जगह 4R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4R, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये किसके बराबर हो जाएगा, याद पाइए किसके बराबर, ये हो जाएगा
सी इक्वल टू 4c के बराबर हो जाएगा 4c। सॉरी मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है भाई, ठीक है। वहाँ पर क्या हो जाता, वहाँ c बराबर हो जाता, एक सेकंड दोस्त, थोड़ा स्पेस की कमी हो जा रही है, ठीक है। तो c बराबर क्या हो जाता, c डैश बराबर 4c हो जाता, और 4c का यहाँ पर मान दिया है 5 माइक्रोफैराड, यानी 4 गुने 5, यानी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 के 20 माइक्रोफैराड क्या ऑप्शन में दिया है, तो हाँ भैया दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त। सॉरी दोस्तों, थोड़ा पेज मेरा ज़्यादा नहीं है, इसके कारण मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, अगर दो आवेशों के बीच, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके बीच की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। देखिए स्थिति ऊर्जा कुछ ऐसे प्रकार का होता है, 1/r के समानुपाती होता है, ठीक है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि इसका मान r का मान बढ़ाइएगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा, यानी दूरी बढ़ाइएगा तो ऊर्जा का मान क्या हुआ, घटेगा। तो यहाँ पर क्या करें, दूरी का मान तो बढ़ा ही तो रहा है, इसलिए इसका मान घटेगा, ऊर्जा का मान घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता कितनी होगी। देखिए कह रहा है 6 माइक्रोफैराड धारिता है, ठीक है, कुल कितना धारिता है, 6 माइक्रोफैराड है। कितने संधारित्र जोड़े गए हैं, 3 संधारित्र जोड़े गए हैं। तो बताइए इनमें से निम्नतम और उच्चतम धारिता कितनी होगी। तो पहले मैंने जो संधारित्र 3 है उसको मैं श्रेणी क्रम में जोड़ लेता हूँ, यानी मैं सीरीज में जोड़ लेता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ये मैं सीरीज में जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। 3 संधारित्र 1 2 3, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 1 आएगा, यानी 2/6 आएगा। इसको हम कटाएंगे तो 1/3 आएगा। अब इसको हम उलटेंगे, CS को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। याद रखिए श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र होंगे, कितने होंगे, कैपेसिटी कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो इसका 3 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल में व्यवस्थित करेंगे। तो पैरेलल में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। तो कितने 6 + 6 + 6, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी 3 और 18 इसका सही आंसर होगा। देखिए तो ऑप्शन है, सॉरी 6 और 18 आया था ना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र में कुल आवेश होता है, कितना होता है। तो आवेश संधारित्र में कुल आवेश जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है। तो हो सकता है आप लोगों को मालूम हो और इसे आप लोग सिद्ध भी किए होंगे, आपके सर ये टीचर वगैरह कहे होंगे। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त, C बराबर 4πε0 r सॉरी स्मॉल r इंटू कैपिटल R अपॉन r माइनस r, यानी स्मॉल r माइनस कैपिटल R, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पहले R होगा, उसके बाद कैपिटल R, उसके बाद बटे में पहले स्मॉल r होगा, उसके बाद R होगा। यही इसका मुख्य पॉइंट है याद रखने वाला। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, किसी चालक की धारिता का फॉर्मूला सही क्या है, ठीक है। तो C बराबर QV नहीं होता है। देखिए जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है, रियल फार्मूला होता है, वो होता है Q/V। C बराबर Q/V होता है। इसी से जितने फार्मूले बनते हैं, जैसे कि पूछ देगा कि आवेश का इसमें फार्मूला क्या होता है, CV हो जाएगा, है कि नहीं, Q और CV होता है। और पूछ देगा कि V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है Q/C हो जाएगा, ये भी फार्मूला हो सकता है। इसी से कई सारे फार्मूले बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद करके एग्जाम में ऐसे जाइएगा, याद करके नहीं, फार्मूले को अपने से बनाइए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आवेशित चालक की ऊर्जा होगी। तो आवेशित चालक की जो ऊर्जा होती है 1/2 CV² होता है। अब देखिए C को कैसे बदलता है, C को हम बोले ना कि Q/V होता है, तो ये Q/V में बदल जाएगा, V से V खत्म, इसका आ जाएगा QV, ठीक है, QV हो जाएगा। अब यहाँ देखिए Q का फार्मूला क्या होता है,
क्यू का फॉर्मूला होता है सी वी होता है। अब इसको सी वी बदल गया यानी सी वी स्क्वायर फिर हो जाएगा। ये ऐसे बदल बदल के क्वेश्चन पूछता है। वी बराबर क्या होता है, क्यू बाई सी होता है। ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, यदि समान धारिता की n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तब समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। तब समतुल्य धारिता जितने जोड़े गए हैं संधारित्र के बराबर हो जाता है, यानी NC के बराबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी पर एक और क्वेश्चन है, हवा के लिए जो है परमिटिविटी सामर्थ्य कितना होगा, इसकी सक्षमता कितनी होती है। तो 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, यानी इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो निर्वात के लिए जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो 1 होता है, और किसी भी मीडियम में पूछ दे उसका 1 से अधिक ही होगा, ये आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विभवांतर के लिए कौन सही है। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, WAB/Q। इसको हम लिखते हैं अच्छी तरीके से। तो कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं WV-WA क्या लिखते हैं हम लोग, Q। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विध्रुव के कारण विभव के सही है। तो विभव का जो सही आंसर क्या होता है, V/R² होता है। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। गोलीय चालक की विद्युतीय जो धारिता होती है वो C=4πε0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E कूलम है भी वोल्ट विभवांतर से गुजरता है तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। तो इसकी ऊर्जा जो होगी EV होगा। ठीक है, EV, या हम QV भी लिखते हैं, जहाँ या हम Q को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें आवेश को बता रहा है, तो इसको QV या EV इसको लिख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट बराबर किसके बराबर होता है। तो वोल्ट जो होता है जूल पर कूलम के बराबर होता है, ये इसका सही रिलेशन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, द्विध्रुव के अक्ष पर तथा r दूरी पर विद्युत विभव का मान किसके समानुपाती होता है। क्या आप लोग इसका बता सकते हैं किसके समानुपाती होता है। पहले तो ये बताइए कि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष पर किसी दूरी पर उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए क्या होता है उसका फॉर्मूला, मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए पहले में तो होता है E समानुपाती 2P/R3, यही होता है। ये जब अक्ष पर होता है ये तब होता है, जब निरक्ष पर होता है तब उसका लंबवत नहीं होता है, तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, समानुपाती P/R3 होता है, यानी वेक्टर P/R3। और जब सामान्य अवस्था में रहता है तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सामान्य क्या मैं बता रहा हूँ, समानुपाती होता है। किसकी समानुपाती होता है, तो 1+√1+3 cos² थीटा। ठीक है, क्या होता है 3 cos² थीटा, ये इसके बराबर होता है। मैं हल्का फुल्का बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस कमेंट में बताइए कि द्विध्रुव के कारण अक्ष पर r दूरी में विद्युत विभव का समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये R² का समानुपाती है। चलिए मैं बता देता हूँ। वैसे निरक्ष पर इसका मान 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, इसके निरक्ष पर इसका मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आवेशित खोखले धातु के गोले पर केंद्र पर विद्युत विभव होता है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव कितना होता है। अगर आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन का आप लोग टिक कर रहे होंगे तब पक्का आप लोग ऑप्शन ए मार रहे होंगे 0, जबकि गलत है। यहीं पर आप लोग गलत कर दिए। कैसे, देखिए आवेशित गोले पर जो है सारे पृष्ठ पर जो आवेश होते हैं समान होते हैं, और समान होने के कारण हर एक बिंदु पर जो है विभव समान होता है।
हर एक बिंदु पर विभव समान होता है। किसी भी सतह पर चलिए, सतह के लोकेशन पर चलिए, उसका विभव जो है समान होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सतह पर समान होता है विभव, अलग, न शून्य, न दोगुना, न आधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव शून्य किया जाता है क्योंकि पृथ्वी के एक अच्छा चालक है। पृथ्वी क्या है? एक अच्छा चालक है। इसमें कितना भी करंट दीजिए, इसमें सामर्थ्य रखता है सारे करंट को अपने अंदर रखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक परमाणु नाभिक जेड दिया है, द्रव्यमान उसका 50, जिसकी त्रिज्या 9×10⁻15 मीटर है, उसके सतह पर विद्युत विभव होगा। क्या इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं? तो देखिए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे जेड बराबर दिया है क्या? जेड बराबर दिया है 50, आर दिया है देखिए 9×10⁻⁻15। जो मैं बोल रहा हूँ उसे डिनोट करते जाइए। ई का मान कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पावर, इसका मान कितना होता है? 1.6×10⁻19। इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिए। मैं इसे अब मिटाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने इसे मिटा दिया। अब पहले मैं आवेश निकालूंगा। ठीक है, पहले मैं आवेश निकाल लेता हूँ। जैसे कि मैंने आवेश निकाला, क्यों निकालूंगा आगे आपको पता चलेगा। जेड बराबर क्या होता है? ई होता है। जेड का मान कितना दिया है? 50 दिया है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश कितना होता है? 1.6×10⁻⁻19 होता है। इसको गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 8×10⁻18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना आया क्यू का मान? क्यू का मान आया 8×10⁻18 आया। अब कह रहा है कि नाभिक की सतह पर विभव कितना होगा, यही क्वेश्चन था। तो होता है V = KQ/R होता है। Q का मान देखिए, मैंने कहा था ना Q का जरूरत पड़ेगा, तो Q का मान कितना है? 8×10⁻⁻18 है। R का मान कितना दिया था? 9×10⁻⁻15 दिया था। जब इसको डिवाइड कीजिएगा इतने से इतना में, तो इसका सही आंसर पता है क्या निकल करेगा? 8×10⁻6 आएगा वोल्ट। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन मिलाइए, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 8×10⁻6 वोल्ट। विद्युत विभव किसके बराबर होता है? विद्युत विभव W/Q के बराबर होता है, यानी वर्क के बटे आवेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का बीमा क्या होगा? बता सकते हैं विद्युत धारिता का बीमा क्या होगा? विद्युत धारिता का बीमा क्या होगा? C बराबर होता है Q/V। तो इससे आप लोग पता है कि बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला होना चाहिए। 12th क्लास के जितने भी फार्मूला है सारे के सारे रट्टा मार जाओ, सारे के सारे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th क्लास में काम आएगा। आप लोग 12th क्लास से निकल जाइएगा ना, तब भी काम आएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका यदि बीमा निकालना है तो C बराबर Q/V लिख लीजिए। फिर Q का जो है अब इसका बीमा लिख लीजिए, फिर वोल्ट का बीमा लिख लीजिए। उसके बाद आंसर निकल के आएगा। वैसे इसका आंसर आएगा D, m² L² T² A−2। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। C1 2 माइक्रोफैराड तथा C2 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट भी विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराड संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? ओके, तो आप लोग इसका, मुझे पता है आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग नहीं निकाल सकते, मतलब निकाल नहीं सकते, इसे नहीं कह रहा हूँ, डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए मैं 23 नंबर क्वेश्चन मैं खुद ही बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि C बराबर होता है Q/V होता है। Q का जो बीमा होता है वो 80 होता है। ओके, V का जो बीमा होता है वो होता है A∗² T−3 A−1 होता है। ठीक है, साफ साफ नहीं लिख सकता क्योंकि दोस्तों मेरे पास पेन टूट गया है। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, C बराबर Q/V। Q का जो बीमा होता है वो 80 होता है और V का जो बीमा होता है A∗² T−3 A−1 यही होता है। अब क्या करिए कि इसको ऊपर की ओर ले जाइएगा तो साइन जितने भी माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे।
तो एम इन्वर्स हो जाएगा और एम इन्वर्स 1 हो जाएगा, एल स्क्वायर एल माइनस 2 हो जाएगा। टी ऊपर जाएगा तो एक पहले से ऑलरेडी है तो टी 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी एम इन्वर्स एल माइनस 2 टी 4 ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑप्शन जो है जो इन्वर्स में है वही, यानी पहला। ठीक है, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले C1 C2 को तुल्य धारिता निकाल लेंगे, उसके बाद जितने इस पर आवेश है वो निकाल लेंगे। आवेश निकालने के बाद क्या करेंगे, ये जो लास्ट में है उसको हम वोल्ट निकाल लेंगे। बस इतना हमारा 3 प्रोसेस है, इसमें 3 प्रोसेस को फॉलो करना है। चलिए पहले मैं तुल्य धारिता निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ तुल्य समझिए तुल्य धारिता लिख दिया। उसका फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। क्यों C2? क्योंकि दो ही धारिता दिया गया है। ठीक है, हम लिख लेते हैं 1/2 प्लस 1/4, यही दिया है। इसका जो निकल कर आएगा CS बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर CS बराबर हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराडे। देखिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो इसका CS कितना निकल का है 4/3 माइक्रोफैराडे। याद रखिएगा कितना आया है CS, यानी सीरीज में जब जोड़ा गया तो 4/3 माइक्रोफैराडे आया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, उस पर आवेश निकालेंगे। तो आवेश का फॉर्मूला CV होता है, C का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 4/3 दिया है, और जो वोल्ट का मान दिया है वो 1200 दिया है। निकल कर आया 1600 यहाँ से। ठीक है, 1600 हो गया माइक्रोकूलम, 1600 माइक्रोकूलम निकल कर आया। अब हम यहाँ पर वोल्ट निकालेंगे, क्या निकल गया 1600 माइक्रोकूलम, याद रखिएगा। तो V1 बराबर होता है, वोल्ट निकाल रहे हैं हम लोग, तो C1 हो जाएगा। तो Q का मान दिया था 1600 माइक्रोकूलम, याद रखिए। और C1 कितना दिया, 2 माइक्रोफैराड दिया, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो 2 से 8 बार में कट जाएगा, 800 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। वीडियो को दोबारा नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक परावैद्युतांक समानांतर पट्टिका समाहित के पट्टिका के बीच डाल देने की पर धारिता का मान क्या होता है। तो धारिता का मान जो है वो बढ़ जाता है, कितना होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। कितना होता है दोस्त, तो होता है कि किसी भी पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, Q/ε0। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बॉय। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर कह रहा है A B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करिए। देखिए ये तो पहले किस श्रेणी में है, तो ये जो है समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी को जोड़ने का ट्रिक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है कि चुपचाप इन लोगों को जोड़ दो। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 5 माइक्रोफैराड यहाँ पर जोड़ने पर मैं डिटेल में बता देता हूँ। अब देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 5 जगह, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। अब यहाँ दिया है 4 माइक्रोफैराड है, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या है 5 माइक्रोफैराड है। अब ये किस श्रेणी में है, ये तो ये सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में है। अरे काट दिया यार, सॉरी। ठीक है, ये 4 माइक्रोफैराड है और ये 5 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो इनको जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, तो बटे में आराम से लिख दीजिए, इसको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत। 5 का 20 आ जाएगा, और ऊपर क्या चला जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 5, यानी जो आएगा 20/9 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20/9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश के Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य क्या हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि हर एक बिंदु पर जो है विद्युत विभव सेम होता है समविभव पृष्ठ के अनुसार। ठीक है, क्या होता है,
प्रत्येक बिंदु पर विभव सेम होता है, जिसके कारण उनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर जो है होगा वो ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए सारे के सारे मैं ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग भी बताइए, या नहीं आ रहा है तो जाइए सर्च मार कर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बताने से नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, देखिए 5 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 20 किलोवाट का मान होगा। सॉरी, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 माइक्रोफैराडे 1 किलोवाट तक आवेशित करने की जो आवश्यकता ऊर्जा का मान कितना होगा, इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो देखिए ऊर्जा पूछ रहा है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। क्या अब आप लोग निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ माइक्रोफैराडे का मान रख दीजिए और किलोवाट का रख दीजिएगा, बस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आप लोग समझ में आया? बस इतना कर लीजिएगा, मैं इसको नहीं करने वाला, आप लोग करके कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ज़रूर बताइएगा, आप लोग बताते नहीं हैं, मैं बार बार कहता हूँ। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाले ऊर्जा की हानि निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 2 मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं और दोनों को दोनों बताना है आपको। देखिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिसके कारण आपको बोरियत महसूस होगी। एक बार में सब कुछ जान लेना ही ज़रूरी नहीं, धीरे धीरे जानिए, आराम से जानिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।